और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चमोली की। चमोली में मलारी नेशनल हाईवे अभी तक नहीं खुल सका है। लाता के पास में पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई। हालांकि प्रशासन रोड खोलने की कोशिश में जुटा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ी से एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया था, भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद में ये पूरी सड़क जाम हो गई थी, आवाजाही प्रभावित हुई। हालांकि अभी तक सड़क को दोबारा से सुचारू रूप से शुरू नहीं किया गया है, लेकिन टीम का कहना है कि जल्द ही रास्ता खोल दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, क्या अपडेट? जी, मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग जो लगभग कल 11 बजे बंद हो गया था लाता के पास, उसको खोलने का काम जारी है। कल रात भर वहां पे मशीन लगाई गई, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद या दोपहर तक मार्ग खुल सकता है, क्योंकि आधा चट्टान पूरा टूट कर आया, तो ऐसे में मार्ग खुलने में समय लग सकता है। हालांकि बीआरओ वहां पे मार्ग को खोलने में जुटा हुआ है, क्योंकि इस मार्ग के बंद होने से 1 दर्जन से अधिक जो ग्रामीण इलाके हैं उनका संपर्क फिलहाल तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय से कट गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने एक चुनौती है मार्ग खोलने की, और अब बताया जा रहा है कि मार्ग आज दोपहर तक सुचारू हो सकता है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में एक शख्स अचानक से पुनार गदेरे में बह गया। बताया जा रहा है कि शख्स का सड़क किनारे पैर फिसल गया था और वो सीधा गदेरे में ही गिर गया और तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल जल पुलिस और डीडीआरएफ एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और खोजबीन में जुट गई। हालांकि अभी तक शख्स का कुछ भी पता नहीं चल सका। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर उठे मामले के बाद में बद्री केदार मंदिर समिति भी हरकत में आ गई है और तीर्थ पुरोहितों ने भी इसको लेकर सवाल उठाए। तो मंदिर समिति भी बेहद गंभीर हो गई है ताकि प्रसाद की शुद्धता और गरिमा बनी रहे। इसी को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने अधिकारियों के साथ में बैठक की और धामों और मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता, शुद्धता, प्रयोग में लाई जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, रखरखाव, क्रय विक्रय सहित भंडारण के संबंध में चर्चा की गई। और संदीप जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संदीप, बैठक की गई थी, क्या कोई बड़े फैसले भी लिए गए हैं या फिर जांच के कोई आदेश भी जारी किए गए हैं ताकि मंदिर या फिर धामों में कितनी शुद्धता से प्रसाद बनाया जा रहा है इसको परखा जा सके? जी बिल्कुल, आपको बता दूं क्योंकि हाल ही में एक मामला तिरुपति बालाजी का आया था, जहां पर जो प्रसाद था वहां पर जो भोग प्रसाद लगता है उसमें एक तमाम दिक्कतें आई थी। उसकी गुणवत्ता पर सवाल भी उठते, क्योंकि जब जांच की गई तो उसमें कई चीजें ऐसे पाई गई थी जो बिल्कुल धार्मिक मान्यताओं और महत्ता के खिलाफ थी। और उसको लेकर उस घटना के बाद लगातार यहाँ पर जो चारों धाम है और उसके साथ जो मठ मंदिर है उनके तीर्थ पुरोहित हैं, खासकर जो पंडित समाज के लोग हैं, उनके द्वारा इससे सवाल उठाए गए थे। क्योंकि जो पहले जो परंपरा होती थी चारों धामों में, वो परंपरा ये थी कि जो प्रसाद बनता था धामों के लिए वो स्थानीय लोगों द्वारा ही वहां पर बनाया जाता था, इसलिए उसकी गुणवत्ता और खासकर उसकी महत्ता को लेकर कभी ऐसी नौबत या सवाल नहीं उठे थे। लेकिन अब जब तीर्थ पुरोहित केदारनाथ द्वारा ये बातें उठाई गई और उनके द्वारा साफ मंदिर समिति से ये मांग की गई कि जो प्रसाद बनता है उसको स्थानीय स्तर पर ही बनाया जा रहा है ताकि उसकी गुणवत्ता बन जाए और इस प्रकार जो तिरुपति बालाजी में जो मामला सामने आए उस प्रकार के मामले सामने न आए। तो इसी को लेकर कल जो बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय और तमाम अधिकारियों ने वहां पर मीटिंग की मंदिर समिति के सभागार में, और उन्होंने तमाम बातें इसमें रखी गई हैं कि जो भी प्रसाद है उसकी गुणवत्ता और मान्यता को लेकर, उसकी महत्ता को लेकर किसी भी प्रकार की कोई बातें सामने न आए, इसको लेकर कड़े फैसले लिए जाएंगे और प्रसाद की नियमित जांच की जाएगी ताकि तिरुपति बालाजी वाली घटना कहीं भी दोबारा सामने न आए। जी ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका। मैं पंडित उमेश कोसी के नाथ आज जैसे तमाम मीडिया के द्वारा, तमाम समाचार के चैनलों के द्वारा सुनने में आ रहा है कि सरकार तिरुपति बालाजी में जो भगवान का जो भोग लगता था उसके साथ जो है प्रशासन के द्वारा, वहाँ के स्थलीय कर्मचारी के द्वारा जो मिलावट कर दिया गया है वो सरासर सनातन धर्म के जो है विपरीत है। और मैं सरकार से हमें ये भी संदेह हो रहा है कहीं ये व्यवस्था केरल में भी न हो जाए, क्योंकि जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद नीचे से बन के आता है, उन डिब्बियों में क्या है, उस प्रसाद में क्या मिला है, हमें इसमें संदेह है। साथ ही सरकार
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर राज्य सरकार एक बड़ी घोषणा कर सकती है। खबर है कि 60 साल के पूरे हो चुके बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना दी जाएगी और इसके लिए शासन ने सभी जिलों के समाज कल्याण विभाग को बकायदा पत्र भेजा है और हर जिले में पेंशन के लाभार्थियों को ब्यौरा भी मांगा है। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि उसी दिन इसकी घोषणा की जाएगी। और दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरियाणा चुनाव प्रचार से सीधे दिल्ली आए मुख्यमंत्री और साथ ही आज दिल्ली से जम्मू कश्मीर भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री। तो चुनाव प्रचार के लिए सीएम धामी दिल्ली से दोबारा जम्मू कश्मीर जाएंगे क्योंकि हरियाणा में भी इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होने हैं और बीजेपी अपने जो बड़े नेता हैं जिनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए प्रवर समिति का गठन किया गया, जिसकी दूसरी बैठक आज होगी और पहली बैठक में 2 कांग्रेस विधायकों के न पहुंचने से बैठक पूरी नहीं हो पाई। कांग्रेस विधायक हरीश धामी और ममता राकेश इस समिति के सदस्य हैं, लेकिन पहली बैठक में वो नहीं पहुंचे थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है, लेकिन उन्हें गंभीरता दिखानी चाहिए और दोनों विधायकों को आज होने वाली बैठक में शामिल होना चाहिए। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि बीजेपी के सदस्यता अभियान में उसके विधायक ही रुचि नहीं ले रहे हैं। कुछ यही हाल विधानसभा क्षेत्रों में भी नजर आ रहा है, जहां पर बीजेपी अपने तय टारगेट के अनुरूप 25% मेंबर भी नहीं बना पाई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2 सितंबर से शुरू हुए बीजेपी के सदस्यता अभियान का पहला चरण 25 सितंबर को समाप्त होने जा रहा है। लेकिन पहले चरण के मेंबरशिप के जो आंकड़े हैं, उसने पार्टी हाईकमान की चिंता बढ़ा दी है। न्यूज 18 के पास मौजूद बीजेपी का एक्सक्लूसिव ऑफिशियल डाटा बता रहा है कि मेंबरशिप के तय टारगेट को पूरा करने में उसके विधायकों और पदाधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। विधायकों की परफॉर्मेंस तो खराब है ही, साथ ही विधानसभा क्षेत्रों से भी तस्वीर कुछ अच्छी नहीं आ रही है। हालात ये हैं कि जिस केदारनाथ विधानसभा पर बीजेपी का फोकस है, वहां बीजेपी अभी तक महज 17% टारगेट ही अचीव कर पाई है। बीजेपी ने यहां 34,000 मेंबर बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन 19 सितंबर तक बीजेपी केदारनाथ में मात्र 5,700 मेंबर ही बना पाई। बीजेपी को नानकमत्ता और धारचूला विधानसभा में सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है। दोनों सीटें कांग्रेस के पास हैं। दोनों सीटों पर बीजेपी अभी तक सबसे कम 8% ही मेंबर बना पाई है। सल्ट, द्वाराहाट, रुद्रपुर, काशीपुर, नरेंद्रनगर, यमकेश्वर में भी पार्टी की हालत खराब है। यहाँ बीजेपी 9 से 10% मेंबर बनाने का आंकड़ा ही छुपाई है। रानीखेत, खानपुर, घनसाली, किच्छा में टारगेट का 12% ही अचीव हो पाया है। सबसे शानदार परफॉर्मेंस बीजेपी की देहरादून कैंट, अल्मोड़ा और श्रीनगर विधानसभा में है। कैंट में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 54% का आंकड़ा छू लिया है। दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा में 44 और तीसरे नंबर पर श्रीनगर में पार्टी अपने तय टारगेट का 41% आंकड़ा अचीव कर चुकी है। सभी से बातचीत लगातार हो रही है और विधायक भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जैसा कि कुछ विधायक हमारे जम्मू कश्मीर के चुनाव में लगे हैं, कुछ विधायकगण हमारे हरियाणा के चुनाव में लगे हुए हैं, तो वहां से वो कुछ प्रयास भी कर रहे हैं। इसके कारण जो कुछ दिख रहा है कि कुछ विधायक अपने लक्ष्य से काफी दूर हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी नेताओं की इस परफॉर्मेंस से बीजेपी आलाकमान खुश नहीं है, लिहाजा अब इसमें रणनीतिक बदलाव किया जा रहा है। 25 सितंबर से दूसरे फेज की शुरुआत अब महाअभियान के रूप में की जा रही है। इस दिन हर बूथ पर एक पदाधिकारी की ड्यूटी लगा दी गई है और टारगेट दिया गया है एक दिन में
कम से कम 100 मेंबर बनाने का। महाअभियान के दिन सभी को अपने बूथों पर रहना है। कुछ कार्यकर्ताओं को बूथ आवंटित किए गए हैं। उस बूथ पर रह करके कम से कम 100 सदस्य हर बूथ पर बनाने हैं और इस प्रकार से लगभग 2,51,000 सदस्य हम लोगों ने बनाए। पार्टी के इस अभियान को सबसे बड़ा झटका केदारनाथ में लगा है। यहाँ प्रस्तावित उपचुनाव के मद्देनजर भी सदस्यता अभियान को विशेष फोकस पर रखा गया था, लेकिन मेंबरशिप के आंकड़ों ने जो तस्वीर पेश की उससे पार्टी खुश नहीं है। लिहाजा यहाँ अब 25 सितंबर से मंत्रियों के प्रवास कराए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल है, तो कांग्रेस के सीनियर नेता जनता के मुद्दे उठाने के साथ ही कार्यकर्ता को एक्टिव करने का प्लान भी बना रहे हैं ताकि 2027 के लिए अभी से जमीन तैयार की जा सके। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव करो या मरो का चुनाव होगा। एक और हार कांग्रेस का काम पूरी तरह खराब कर देगी। 2027 हारने की सूरत में वापसी बेहद मुश्किल हो जाएगी। ये बात कांग्रेस के सीनियर नेता समझ चुके हैं। यही वजह है कि अगले 2 साल को ध्यान में रखते हुए नेता एक्टिविटी तेज करना चाहते हैं। अक्टूबर में नेता विपक्ष यशपाल आर्य का अलग अलग मुद्दों को लेकर नैनीताल कमिश्नर ऑफिस घेराव का प्लान है, जिसमें सभी सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। तो इसके बाद गढ़वाल में भी इसी तरह के प्रोग्राम की तैयारी है। वहीं प्रीतम सिंह भी अक्टूबर से अलग अलग फेज में सभी जिलों का दौरा करेंगे। फिर देहरादून में बड़ी रैली का प्रोग्राम है। तो कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल लगातार गढ़वाल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं और जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं महिलाओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला अक्टूबर के आखिर से सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगी। तो दिसंबर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का पहाड़ की रिजर्व सीटों पर जाकर दलित वोट को साथ जोड़ने का प्लान है। मिलकर नैनीताल में आयुक्त उपमहामंडल के कार्यालय का घेराव करने की मंशा है और इसके लिए सभी माननीय विधायकों से, माननीय जो हमारे वरिष्ठ नेता, हमसे भी चर्चा हम कर रहे हैं, लगातार संपर्क में हैं और इसमें हमारे प्रदेश नेतृत्व भी इसमें प्रतिभाग करेगा। मैं हरिद्वार से शुरुआत करूंगा। मैं हरिद्वार के बाद दूसरे दिन जो है रुड़की के बाद जसपुर, काशीपुर में, तब रुद्रपुर से हल्द्वानी में और हल्द्वानी के बाद विश्राम लेने के बाद जो है सेकंड फेज में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत जाऊंगा। कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं के अपने अपने प्लान हैं और कोशिश जनता के मुद्दे उठाने के साथ कार्यकर्ता को एक्टिव करने की है ताकि 2017 में राज्य की सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस की किसी तरह वापसी पक्की की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ में राज्य और केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। जिन योजनाओं में ढिलाई बरती गई उन पर अधिकारियों से नाराजगी भी जताई गई। उत्तराखंड के 1,84,000 अंत्योदय कार्ड धारकों को राज्य सरकार साल में 3 बार फ्री गैस रिफिलिंग देती है, जिसको लेकर अभी तक बजट रिलीज नहीं किया गया। इस बात पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई है और जल्द ही फाइल को तैयार करने के निर्देश दिए ताकि 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट में पास किया जा सके। चूँकि अभी अंत्योदय परिवारों को जो मुफ्त गैस रिफिल किया जाने के लिए जो संबंधित बजट उसमें जारी किया जाना था वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर विभाग से नाराजगी भी व्यक्त की है और चूँकि 25 तारीख की कैबिनेट है तो ये भी निर्देश दिया है कि शीघ्र जो है फाइल की मूवमेंट इतनी तेज की जाए कि हमारी 25 तारीख की कैबिनेट में वह आ सके। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में पहचान छिपाकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लड़के को हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने लड़की के साथ में छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा। वहीं जब आरोपी से उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम उदय चौहान बताया, जबकि आरोपी के आधार कार्ड के
नाम में मुनव्वर अली था और जिसके बाद में लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बद्रीनाथ धाम में एक आकृति कल चर्चा का विषय रही और देर शाम को नीलकंठ पर्वत के ठीक ऊपर भोलेनाथ के स्वरूप जैसी आकृति दिखाई दी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोगों का कहना है कि साक्षात भोले शंकर ने बद्रीवासियों को दर्शन दिए हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कल देर शाम को बादल की छाया से इस तरीके से आकृति बनी जो ओम और महादेव की छवि जैसी दिखाई दी। देहरादून के चक्राता में प्रसिद्ध महासू देवता के मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं और क्या है मंदिर की मान्यता, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रकृति की गोद में बसा ये मंदिर है महासू देवता मंदिर। ये मंदिर त्यूनी मोरी रोड पर है। कहा जाता है कि यहाँ आकर भक्त जो भी मनोकामना मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। महासू शब्द की उत्पत्ति महाशिव से हुई है। कहा जाता है कि ये मंदिर एक नहीं बल्कि 4 देवताओं बासिक महासू, पबासिक महासू, बूथिया महासू और चालदा महासू का सामूहिक नाम है, जो कि भगवान शिव के ही रूप है। महासू देवता का चारों भाई का मूल मंदिर हनोल में, जहाँ बोठा महासू देवता विराजमान है, जो पांडव कालीन मंदिर है, जिसके कई ऐतिहासिक प्रमाण है, एएसआई प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स है। और प्रवासी महासू देवता बंगाण क्षेत्र में प्रवास करते हैं, उनका मूल मंदिर देवती देवन में है। मंदिर को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। मान्यता है कि 4 भाई महासू कुल्लू कश्मीर से आए थे। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी, संपूर्ण जौनसार बावर क्षेत्र, रवाई परगना के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, सोलन, शिमला, बिशहर तक महासू देवता की पूजा होती है। इन क्षेत्रों में महासू देवता को न्याय के देवता और मंदिर को न्यायालय के रूप में माना जाता है। महासू देवता जो है ना कुल्लू कश्मीर से आए हैं। बताया जाता है कि पहले जो ये टोंस और नदी का जो इलाका था, जिसको किसी ज़माने में कर्मनाशा नदी कहते थे, बाद में ये तमसा नदी पड़ी, फिर अंग्रेज़ों के टाइम टोंस नदी इसको नाम दिया गया। तो यहाँ पर दानवों का बड़ा आतंक था। दानवों से मानव की रक्षा के लिए या कहिए मानव कल्याण के लिए महासू देवता को यहाँ उना बाट, जो यहाँ के क्या कहते हैं उस जमाने के ब्राह्मण थे मेंद्रत के। ऐसी भी मान्यता है कि महासू देवता के लिए राष्ट्रपति भवन से एक पार्सल आता था, जिसमें पूजा का सामान होता था। महासू देवता मंदिर के लिए दिल्ली से नमक आने की बात कहते हैं, परंतु इस बात का तो कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि नमक आता था। वहाँ से धूप जरूर आता था और ये भी प्रमाण नहीं मिलता है कि राष्ट्रपति भवन से आता था या संसद भवन से आता था। जो धूप वहाँ आता था वो हनोल से अन्य मंदिरों के लिए भी भेजा जाता था। महासू देवता की प्रसिद्धि को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार इसे 5वें धाम के रूप में भी विकसित करने जा रही है, जहां मास्टर प्लान के तहत काम होंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर पूरा मास्टर प्लान बन रहा है हनोल देवता का, और महासू का पूरा परिसर का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके लिए हमारे कैबिनेट के अंदर 120 करोड़ रुपए की जो है अनुमानित लागत जो है की स्वीकृति मिली है। आस्था की डोर से बंद कर दूर दूर से श्रद्धालु न्याय के देवता महासू के दरबार में आते हैं और कहा जाता है यहाँ आकर महासू देवता अपने भक्त की हर तकलीफ को दूर करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए विकास नगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। और अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार में नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। अल्मोड़ा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता अभियान के साथ ही आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। रामनगर में प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति पैंट पड़ाव की रामलीला के होने पर संशय है। समिति के 2 गुटों में बंटने से विवाद बताया जा रहा है।
टिहरी में जनता दरबार में डीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना। जनता दरबार में घनसाली जल संस्थान के अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायत मिली। बागेश्वर में डीएम ने जनता दरबार लगाया, जिसमें 30 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें पेयजल, सड़क, बिजली, पेंशन की मांग की गई। राज्य आंदोलनकारियों को मिले 10% क्षैतिज आरक्षण को कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर राज्य आंदोलनकारियों ने चिंता जताई। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत दुकानदार और स्थानीय लोगों का विस्थापन होना है, जिसको लेकर भनोली तहसील में बैठक हुई। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कोटद्वार के द्वारिखाल क्षेत्र में पोषण अभियान की शुरुआत की गई। ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने इसकी शुरुआत की। पौड़ी पहुंचे राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की। उन्हें सदस्यता अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा डीएम ने पटाल बाजार का निरीक्षण किया और बाजार में हो रहे अतिक्रमण को हटाने के साथ ही बाजार को बेहतर करने के निर्देश दिए।